Jain aspirants, welcome back to the third part of our chapter that is carbon and its compound. सो अभी तक हमने दो पार्ट कवर किए. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कवर किया था, हमने ओवरव्यू लिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का. उसके अंदर एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था. देन लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, और साथ के साथ हमने पढ़ी थी होमोलॉगस सीरीज. नाउ इस पार्ट के अंदर हम करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. लेकिन उससे पहले पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था होमोलॉगस सीरीज करके या फिर फंक्शनल ग्रुप जो पढ़े थे, तो यहाँ पे देख के अपन को क्या पता चल रहा है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच ए, यानी ये कि अपना अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है. और जब भी अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप लगता है इट मीन्स उसके प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में क्या आएगा, ए एल आएगा. दैट इज अब यहाँ पर क्या है, मीथेन, यानी कि अपना सिर्फ एक ही कार्बन का एटम है. तो यहाँ पर हमने लिया मेथेन और अल, मेथेन नल. अल किसके लिए आया, क्योंकि यहाँ पर अल्डेहाइड ग्रुप ज्वाइन है, और जब भी अल्डेहाइड ग्रुप ज्वाइन होता है तो सफिक्स में आता है ए एल करके, अल करके, तो फिर दैट्स वाई मेथनल बन गया. ये हो गई हमारी शॉर्ट रिविजन ऑफ पिछले पार्ट की. अब यहाँ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी कंबशन. कंबशन यानी क्या है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. यानी कि जो अपना कार्बन है, कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के अंदर सो दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ के साथ हीट और लाइट दे पाए. इस चीज़ को हम कहते हैं कंबशन ऑफ कार्बन. यानी जो अपना कार्बन है, कार्बन का कंबशन हम इजीली कर पाते हैं. और जो कार्बन है अपना अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, यानी कि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. यानी जो अपने जितने अपने कार्बन के कंपाउंड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. तो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कंबशन करके. अब ये जो कंबशन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा जो घर के अंदर जो अपने गैस रहते हैं, तो जब आप गैस ऑन करते हो तो आपको गैस के ऊपर जो ब्लू फ्लेम दिखती है, जो अपनी लाइट या फिर जो अपनी हीट आती है, राइट. तो गैस के जो ब्लू फ्लेम रहती है, राइट, फ्लेम का मतलब क्या रहता है, ब्लू फ्लेम का मतलब रहता है जो कार्बन के एटम जो जल रहे उनके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ, यानी कि जो एयर का सप्लाई वो लिमिटेड है या फिर सफिशिएंट है. दैट्स वाई वो पूरी तरह से बर्न हो पा रहे, जो अपने कार्बन के कंपाउंड है वो पूरी तरह से बर्न हो पा रहे, जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम देता है. यानी कि जो अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम, और जो क्लीन फ्लेम रहती है वो रहती है ब्लू इन कलर. लेकिन आपने देखा होगा अगर आप लकड़ी को जलाते हो, तो लकड़ी को आप जलाते हो तब उस समय उससे काला काला धुआं निकलता है, राइट. तो काला काला धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते. और जब वो कंप्लीटली पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते तो वो ब्लैक कलर की ब्लू फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम निकाल देते. और वो नॉर्मली जब, और आपने वो भी देखा होगा जब अपना गैस नॉर्मली जब खत्म होने के कगार पर रहता है तब वो रेड फ्लेम देता है, राइट. वो पे रेड फ्लेम दिखती है हमें इंस्टेड ऑफ ब्लू फ्लेम. तो यहाँ पर वो रेड फ्लेम क्यों दिख रही है, यहाँ पर जो अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अभी लिमिटेड हो गए, यानी कि उनको अभी सप्लाई एयर का कम मिलेगा. दैट्स वाई वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएंगे. दैट्स वाई वो हमें देते रेड फ्लेम. यानी जब भी हमें गैस में रेड या फिर येलो कलर की फ्लेम दिखेंगी इसका मतलब ये अभी यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर लैक ऑफ सप्लाई ऑफ एयर होगा. तो अभी यहाँ पर हमने देख लिया रेड और ब्लू फ्लेम के अंदर डिफरेंस. और जब भी हम किसी लकड़ी को जलाते तो लगता रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से वो ब्लैक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है. क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है. दैट्स वाई. जैसे कि अनसैचुरेटेड कार्बन गिव्स येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और जो ब्लैक स्मोक है वो डिपोजिट हो जाती है मेटल प्लेट के ऊपर. आपने देखा होगा जो बर्तन रहते हैं जब हम चूल्हे पे भी जलाते या फिर जब हम गैस पे जलाते, तो गैस पे जब हम जलाते तो उसके जो मेटल के जो बाहर का सरफेस रहता है नीचे वाला तो ब्लैक नहीं हो जाता है. लेकिन जब वही आप सेम चूल्हे पे जलाते हो तो ब्लैक हो जाता है. क्यों, क्योंकि जब वो चूल्हे पे जलाता है तो ब्लैक फ्लेम या फिर वो सूटी फ्लेम मेटल के ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि कार्बन से वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुए. दैट्स वाई वहाँ पे सूटी फ्लेम चिपक जाती है मेटल सरफेस के ऊपर. दैट्स वाई वो हमें ब्लैक दिखते, राइट. अभी आपके लिए और एक क्वेश्चन है, कभी आपने सोचा है घर के अंदर हम हमेशा वेजिटेबल ऑयल क्यों लाते, जैसे कि सनफ्लावर हो गया या फिर अपने पीनट्स वाला हो गया, सिर्फ हम वही ऑयल क्यों आते, हम एनिमल ऑयल क्यों यूज़ नहीं करते अपने खाने के लिए. इसका मेनली सिंपल रीज़न ये है कि जो अपने एनिमल फैट रहते वो मेनली रहते सैचुरेटेड फैटी एसिड. अभी सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अपनी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो सिंगल कंपाउंड को ब्रेक कर पाए. दैट्स वाई इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और दैट्स वाई हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें ऑयल कंटेनिंग एसिड लेने चाहिए, दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जैसे कि वो
और जो हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमें मिलते हैं वेजिटेबल ऑयल से। तो यही मेनली सिंपल रीज़न था कि क्यों हम हमेशा वेजिटेबल ऑयल प्रेफर करते हैं हमारे खाने के लिए और क्यों हम एनिमल ऑयल को अवॉइड करते हैं। दैट्स तो ये थी हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ अभी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एडिशन रिएक्शन। अभी एडिशन रिएक्शन इसके आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन की एडिशन करके जो अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे हम सैचुरेटेड बना पाए। लेट्स सी। तो एडिशन रिएक्शन क्या रहते हैं? Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in presence of catalyst such as palladium, nickel to give saturated hydrocarbon। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो करेगा निकेल या फिर पैलेडियम, सो दैट हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल पाए। उसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि कैटलिस्ट क्या रहते हैं। तो कैटलिस्ट सिंपली अपने सब्सटेंस रहते दैट कॉजेस रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। यानी कि कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर डाल दें जिससे क्या होगा कि जो रेट है हमने रिएक्शन की वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो अपना मेन प्रोडक्ट रहेगा उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैटलिस्ट सिर्फ हेल्प करते हैं रिएक्शन को फास्टर या फिर स्लोअर करने के लिए। तो ये था अपने मेनली कैटलिस्ट। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल। अभी लेट्स से यहाँ पर अपना क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड। अभी यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट सो दैट एक कन्वर्ट हो जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर यानी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर। और इसी चीज़ को, ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यानी जो अपना वेजिटेबल ऑयल है जो पहले अनसैचुरेटेड था उससे हमने सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है यूजिंग निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन के एडिशन करके। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं मेनली, अभी आपको पता होगा जो अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो मेनली अनरिएक्टिव रहते हैं क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन क्या होता है जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेनली अनरिएक्टिव, ये तो आपको पता है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन एंड क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। यह कह रहा है जो अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके साथ रिएक्शन करना तो मुश्किल है, लेकिन जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सनलाइट के अंदर ले जाते हो तो क्या करेंगे, जो क्लोरीन है क्लोरीन क्या करेगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पर क्या है अभी सिंगल बॉन्ड देखो CH4 ये अपना सिंपल मेथेन है। अभी ये अनरिएक्टिव रहेगा यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसे सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाओगे तो क्लोरीन क्या करेगा एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और जब ये हाइड्रोजन निकाल देगा तो ये क्या बनेगा CH3Cl, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया है और क्लोरीन आ गया है। तो एक नया कंपाउंड मिल गया है जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म, और साथ के साथ हमें मिल गया एक एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये थी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेनली ये थी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अभी हम देखते हैं इथेनॉल। अभी इथेनॉल क्या है? इथेनॉल आपको सुनने में तो लग रहा है कोई तो केमिकल या फिर कोई तो हार्ड टर्म होगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपको लेमन भाषा में समझाऊँ तो इथेनॉल यानी कि अपनी रहती है दारू, जो अपनी वाइन रहती है, अल्कोहल रहती है, अल्कोहल का ही केमिकल नेम है इथेनॉल। जैसे कि उसका फॉर्मूला है C2H5OH। अभी ये किससे बना है? सबसे पहले रहता है अपना इथेन। इथेन यानी कि अल्केन, इथ यानी कि दो कार्बन के एटम, तो C2H6, राइट? तो क्या होगा, अब ये जो अपना एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अपना OH यानी कि अल्कोहल रिप्लेस कर देगा और जिससे हमें मिल जाएगा C2H5OH, और इससे हम क्या कहेंगे अल्कोहल। OH यानी कि ये देखो यहाँ पे सफिक्स क्या लिखा है OL, OL से हम समझ सकते हैं कि ये अपना अल्कोहल है, राइट? तो नॉर्मली अपना अल्कोहल क्या रहता है, लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर पर, और वो कि आपको पता ही है ये क्या रहता है अपना गुड सॉल्वेंट, और इसका यूज़ हम क्या पे हो सकता है और मेडिसिन के लिए सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ, सिरप एंड टॉनिक के लिए। अब ये टिंचर ऑफ आयोडीन क्या रहता है, यानी कि आयोडीन रहता है मिक्स किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, इसी को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये मेनली अपना यूज होता है कप या सिरप में, ठीक है? तो ये थे अपने इथेनॉल के कुछ यूजेस। और एक आपको पता ही है बैड यूज उसका, अगर आप कंजम्पशन कर लेते हो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल में तो वो ड्रंकनेस यानी कि वही आप अपने दिमाग में से कंट्रोल खो देते हो और आप पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, राइट? तो ये था अपना इथेनॉल। लेकिन इथेनॉल से कई गुना स्ट्रॉन्गर रहता है अपना मेथनॉल। अगर आप मेथनॉल एक छोटी सी क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लेते हो ना तो इट कैन कॉज डेथ, यानी आपकी सीधा डेथ हो सकती है, राइट? तो पहले बात तो आपको अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए। और जो अपना मेथनॉल है, मेथनॉल सीधा आपके डेथ को अफेक्ट करता है,
लेकिन आपकी ऑप्टिक नर्व या फिर आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकता है अगर आप मेथनॉल के थोड़ा सा भी कंजम्पशन करते हो। लेकिन जो अपना इथेनॉल है, इथेनॉल को हम एकदम पॉजिटिव जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हर एक कोई भी कोशिश कर रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए, राइट। तो जो अपना इथेनॉल है, इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी शुगर केन से। यानी जो अपना गन्ना रहता है, गन्ना में से जब समय शुगर निकल जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है गन्ने का, प्रोडक्ट रहता है गन्ने का, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट में से हम निकाल सकते हैं अपना एथेनॉल। और इथेनॉल हम जो कि यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लीन एनर्जी। यानी जब वो बर्न होगा, वो कम्प्लीटली बर्न होगा, तो फिर वहाँ पे वो ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं निकलेगी, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज, जो हमारा क्लाइमेट है वो सेफ रहेगा, उससे क्लाइमेट में कुछ भी हार्म नहीं होगी। आपने अभी देखा भी होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत सारे पावर प्लांट या फिर बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंट देखा होगा यूपी में भी अभी अभी एक नया बना है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट करके। जिससे क्या होगा, अभी आप ये भी देख पा रहे होगे कि जो अपनी गाड़ियाँ है, गाड़ियाँ के अंदर मेनली सब तरह पेट्रोल नहीं होता है, उस पेट्रोल के अंदर थोड़ा भी इथेनॉल मिला जा रहा है, जैसे कि 20% या फिर 10% करके, और उस हिसाब से अभी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल हमें हेल्प कर रहा है क्लाइमेट को सेफ रखने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से बर्न होता है, जिससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता है, राइट। तो ये था हमारा अच्छी तरह से यूज ऑफ इथेनॉल। जैसे कि शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। यानी वही कह रहा है कि शुगर केन का जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उसको हम कुछ ना कुछ ब्लेंडिंग करके हम इथेनॉल बना सकते हैं, और जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पेट्रोलियम करके, या फिर क्लीन एनर्जी एज अ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ भी हम देखेंगे इथेनोइक एसिड, यानी कि वही अपना एसिटिक एसिड जो आप देखते हो चाइनीज़ के ठेले पे, राइट। उसका केमिकल फॉर्म रहता है दैट इज CH3COOH। यानी मेनली अभी आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है C+OH, यानी यहाँ पर है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये अपना एसिड है, राइट। और एसिटिक एसिड को ही हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। अभी अगर आप एसिटिक एसिड के अंदर 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन अगर आप वाटर के अंदर उसका मिक्स कर देते हो, राइट, तो उससे हम कहेंगे विनेगर। तो उससे हमें विनेगर मिल जाता है। और विनेगर जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स को आप सेव रखने के लिए विनेगर का यूज़ करते हो। और विनेगर क्या रहता है अपना 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसे हम कहते हैं विनेगर। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ईस्टर के बारे में। तो ईस्टर क्या रहता है, ईस्टर्स आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। जब आप अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है ईस्टर। यानी कि सिंपली आप कह सकते हो जो अपना इथेनॉइक एसिड है, जब उसी इथेनॉल के साथ मिक्स करोगे तो आपको मिल जाएगा ईस्टर। और ईस्टर का रहता है अपना स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जो कि आप यूज़ करते हो आपको परफ्यूम्स में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट में। तो ये था मेनली अपना ईस्टर। ना मेनली पार्ट 2, जिसके अंदर हमने कवर किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल हम कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। और साथ के साथ हमने देख लिया ईस्टर क्या रहता है, यानी कि जो हम परफ्यूम के अंदर अपनी जो स्मेल आती है वो मेनली किस चीज़ से बंद रहती है, ये भी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे मेनली सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। कौन से प्रोसेस से हम सोप बनाते हैं ये तो हमें पता ही, हम सोप काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे अपना सोप वर्क करता है, कैसे वो डर्ट निकलता है, और डिटर्जेंट का क्यों हमें यूज़ करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सोप कहाँ पे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।